गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। तो आज हम पढ़ेंगे एक तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट्स, दूसरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। तो दोनों हम पढ़ेंगे आज। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अब जब फर्टिलाइजेशन होती है, सबसे पहला फर्टिलाइजेशन होने के बाद after fertilization zygote undergo repeated mitotic division in various planes and give rise to embryo। अब देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होते हैं, रिपीटेड माइटोटिक। कभी माइटोटिक डिवीजन ट्रांसफर, कभी यानी वर्टिकल यानी कभी पेरिकेलिनल, कभी एंटीकेलिनल माइटोटिक डिवीजन होकर अल्टीमेटली ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये जाइगोट है। अब यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ इस पूरे प्रोसेस को, डेवलपमेंट को, पर्टिकुलरली डाइकोट में किस तरह की एम्ब्रियो डेवलप होते हैं वो यहाँ पे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये है जाइगोट, ये इस जाइगोट का न्यूक्लिया है, ये है जाइगोट और ये है जाइगोट का न्यूक्लिया। इसका पोलैरिटी लेवल है 2n। क्यों? क्योंकि वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एक मेल गैमीट जाके किसको फ्यूज करता है? एग सेल को, और वो किस में डेवलप होता है? जाइगोट। अब स्टार्टिंग इस जाइगोट में पहला डिवीजन होते हैं, फर्स्ट डिवीजन। इधर देखो, जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन होके दो सेल बनते हैं, 2 सेल। जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन के बाद 2 सेल स्टेज बनते हैं, 2 सेल, यानी ये है फर्स्ट डिवीजन इन दिस जाइगोट गिव राइज टू 2 सेल। बस इसी डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। जाइगोट में पहला माइटोटिक डिवीजन, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होकर 2 सेल स्टेज बनते हैं, 2 सेल। अब देखो, हम यहाँ पे मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको यानी लोकेशन को ट्रेस करना है, डायरेक्शन को, कि कौन सी डायरेक्शन पे, कौन सी लोकेशन पे एम्ब्रियो बनते हैं। जहाँ एक है वो एक होती है माइक्रोपाइलर रीजन, यानी द रीजन वेयर एग इज लोकेटेड, दैट रीजन इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन एंड अपोजिट साइड इज कॉल्ड चैलाजर रीजन। अब देखो, फर्स्ट डिवीजन हुई जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन जिससे 2 सेल स्टेज बना। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये है चैलाजर रीजन, दिस इज द चैलाजर साइड एंड दिस इज द एम साइड, माइक्रोपाइलर साइड। जो चैलाजर की तरफ होंगे उससे हम कहते हैं टर्मिनल सेल। उस सेल को क्या कहेंगे? उस सेल को कहेंगे टर्मिनल सेल। उस सेल को कहते हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। टर्मिनल सेल, और वी कॉल इट एज एम्ब्रियोनल सेल। जो सेल चैलाजर रीजन की तरफ होता है उस सेल को हम कहते हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। अब जो माइक्रोपाइलर की तरफ होता है उस सेल को हम कहते हैं बेसल सेल। दिस सेल का बेसल सेल, या उस सेल को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल, क्योंकि ये आगे जाके सस्पेंसर को डेवलप करते हैं। देखो क्या हुआ, मेल गैमीट और एग की फ्यूजन से जाइगोट बनी थी और जाइगोट का पोलैरिटी लेवल है 2n। फिर इसके बाद वो जाइगोट किस में चले गए? माइटोटिक डिवीजन में। जाइगोट में पहला माइटोटिक डिवीजन भी 2 सेल बना, और जो सेल चैलाजर रीजन की तरह है उस सेल को हम कहेंगे टर्मिनल सेल, और जो सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होते हैं वो उस सेल को हम कहते हैं बेसल सेल।
अब देखो, इसलिए मैंने इस टर्मिनल सेल को दूसरा नाम कहा एम्ब्रियोनल सेल और बेसल सेल को कहा सस्पेंसर सेल। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा जो एम्ब्रियो है वो इस सेल से डेवलप होते हैं। किस सेल से? जो चैलाज़र रीजन की तरह है। और पूरा सस्पेंसर जो बनते हैं वो सस्पेंसर पर्टिकुलरली इस बेसल सेल से डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जाइगोट में पहला माइटोटिक डिवीजन में 2 सेल बना। एक ये सेल जो किस तरफ है? चैलाज़र रीजन की तरफ, दूसरा है यहाँ पे माइक्रोपाइलर की तरफ। अब जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है, इधर देखो, जो माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर, ये चैलाज़र रीजन, जो माइक्रोपाइलर की तरफ है बेसल सेल वो पूरा सस्पेंसर को बनाती है। यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर रीजन है, एम साइड, ये सी साइड। अब जाइगोट में पहला माइटोटिक रीजन, दिस इज द चैलाज़र रीजन, दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन एंड दिस इज द चैलाज़र रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन जो है वो सस्पेंसर सेल को डेवलप करते हैं और टर्मिनल सेल ये पूरा डेवलप करते हैं। किसको? ये डेवलप करते पूरे एम्ब्रियो को। फिगर को थोड़ा छोटा करता हूँ। अब उसके बाद देखो, पहला माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल स्टेज बना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होंगे? नेक्स्ट देखो, टर्मिनल सेल को पहले हम बेसल सेल की बात करें। ये टर्मिनल सेल तो अभी अपनी जगह पे है। अब इस बेसल सेल में कंटिन्यूअस ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। कौन सी डिवीजन? बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होंगी। पहली ट्रांसफर डिवीजन में 2 सेल, फिर इसके बाद दूसरी ट्रांसफर डिवीजन में 4 सेल, 2 का 4, पहले 2 सेल फिर 2 से 4। और इसका जो टर्मिनल सेल रहते हैं वो थोड़ा सा शेप बढ़ जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाते हैं। उस सेल को हम कहते हैं हास्टोरियम। वो सेल किसका काम करते हैं? हास्टोरियम का काम करते हैं। ये जो ऊपर सेल दिख रहे हैं, ये चैलाज़र रीजन, ये माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है। जो चैलाज़र रीजन की तरफ सेल है, अभी हम इसका डिवीजन नहीं दिखा रहे, इस सेल को हम कहते हैं टर्मिनल सेल। अब ये बन रहे हैं सस्पेंसर सेल। और इस बेसल सेल का लास्ट सेल जो होते हैं वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं और वो सराउंडिंग टिश्यू से नरिशमेंट डिराइव करने का काम करते हैं। इसलिए इस सेल को हास्टोरियल सेल कहते हैं। हास्टोरियल सेल यानी पूरी तरह से इस सस्पेंशन को कौन बनाते हैं? पूरी तरह से इस सस्पेंशन को बनाते हैं बेसल सेल। पूरा सस्पेंशन सेल बेसल सेल की डिवीजन से तैयार होते हैं। अब इधर देखो, नेक्स्ट स्टेप पे है अब मैं यहां पूरा सस्पेंसर सेल को कंप्लीट दिखाऊंगा। बेसल सेल की पहली डिवीजन हुए 2 सेल बने, फिर दूसरा डिवीजन हुए 2 का 4 सेल बने, फिर तीसरा डिवीजन हुए 4 से कितनी सेल बनी? 1 2 3 4 5 6, फिर और एक डिवीजन हुए 7 8 9 10। मोस्टली कितने सस्पेंसर बनते हैं? 6 to 10 बनते हैं। मोस्टली सस्पेंसर सेल यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर ये सेल कौन सा सेल है? यहां से लेकर यहां तक ये है सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल्स कितने होते हैं? 6 to 10 होते हैं, मोस्टली 6 to 10। अब इसका जो आखिरी सेल होते हैं वो थोड़ा सा शेप पे बड़ा रहते हैं और ओवल या राउंड शेप, इलोंगेटेड शेप होते हैं। अब ये सेल एज ए हास्टोरियम का काम करते हैं, सराउंडिंग टिश्यू से नरिशमेंट डिराइव करने का काम करते हैं। सराउंडिंग टिश्यू से नरिशमेंट डिराइव करने का काम करते हैं, इसलिए इस सेल को हम कहते हैं हास्टोरियल सेल। दिस सेल कॉल्ड हास्टोरियल सेल्स।
इसलिए इस सेल को हम कहते हैं हस्टोरियल सेल। क्या कहते हैं? हस्टोरियल सेल। अब इधर देखो फिर से, सबसे पहले जाइगोट, पहला माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 सेल बने। जो चलाजर तरफ हो उसे हम कहते हैं टर्मिनल सेल। जो सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ रहते हैं उस सेल को हम कहते हैं बेसल और सस्पेंसर सेल। अब इस बेसल सेल में लगातार ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? इस बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होकर रो ऑफ सेल्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। अब इधर देखो, यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहला, जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक जाइगोट में पहला क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुई एंड गिव राइज टू और 2 सेल, यानी वहां पे 2 सेल को लेते हैं, एक तो बेसल सेल, दूसरा टर्मिनल सेल, ये वाला। फिर इसके बाद यानी इस बेसल सेल जो माइक्रोपाइलर की तरफ थी, उस बेसल सेल में लगातार ट्रांसफर माइटोटिक डिवीजन होके रो ऑफ सेल्स बनते हैं। इस रो ऑफ सेल में मोस्टली 6 to 10 सेल्स होते हैं, 6 to 10 सेल्स। इस रो ऑफ सेल जिसमें 6 to 10 सेल है उसे हम कहते हैं सस्पेंशन सेल, जो आप इस डायग्राम में यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो, यहां ये क्या है? सस्पेंशन सेल है। किससे बनी? ये बनी बेसल सेल की माइटोटिक डिवीजन से। अब नेक्स्ट टाइम, the basal cells undergo repeated transfer division, यानी कौन सी डिवीजन? पेरिक्लिनल डिवीजन। ट्रांसफर डिवीजन को कौन सा डिवीजन कहता है? पेरिक्लिनल डिवीजन। तो सस्पेंसर सेल में रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन होगी माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन एंड गिव राइज टू रो ऑफ सेल्स, गिव राइज टू रो ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। इसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। यानी सस्पेंसर सेल मोस्टली कितने होते हैं? 6 to 10। अब जो लास्ट में एक सेल रहती है वो इनलार्ज होते हैं। सस्पेंसर पे एंड पे जो टर्मिनल सेल होती है, सस्पेंसर के एंड पे जो टर्मिनल सेल होती है वो सेल थोड़ा सा इनलार्ज रहते हैं। देखो यहां आप देख सकते हो, यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो। इस इनलार्ज सेल को हम कहते हैं हस्टोरियल सेल एंड दिस सेल is actually responsible to derive nourishment nutrition from the surrounding tissue। यानी ये हस्टोरियम कहते हैं कोई चीज, कोई सेल जब किसी सराउंडिंग टिश्यू से नरिशमेंट डिराइव करने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं हस्टोरियम। The terminal cell of suspensor enlarged in size and derive nourishment from the surrounding tissue। Nourishment from the nuclear tissue, and you see nuclear टिश्यू। पहले इसको नोट करो, फिर इसको थोड़ा जगह कम बचे क्योंकि मैं इसी ही स्लाइड में ये सारे डायग्राम लिखूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर इसको मिनिमाइज करने वाला। एंड दिस इज द टर्मिनल सेल।
अब देखो इसके बाद यहां से आगे नेक्स्ट स्टेप में, अब सस्पेंसर तैयार हो गई। उसके बाद अब बारी है किसकी, टर्मिनल सेल की डिवीजन की। अब उसके बाद इस टर्मिनल सेल में पहला डिवीजन होती है, फर्स्ट डिवीजन इज पेरिकिलिनल, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। बाकी सस्पेंसर सेल तो यहीं पे है। अब देखो यहां एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, जो सस्पेंसर सेल डायरेक्ट अटैच है किसके साथ, एम्ब्रियोनल सेल के साथ, यानी टर्मिनल सेल के साथ। 1 2 3 4 7 8 9 10 एंड दिस इज द हास्टोरियल सेल, हास्टोरियम। और जो फर्स्ट सेल डायरेक्ट कनेक्ट होती है किसके साथ, इस टर्मिनल सेल के साथ। इस सेल को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, एंड दिस इज द सस्पेंसर। अब देखो पहले सस्पेंसर सेल में पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए। कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी, 1 2। उसके बाद दूसरा डिवीजन होते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर डिवीजन हो गया, कितने सेल बने, 4। 2 का कितना बना, 4। 2 का कितना बना, 4। इस स्टेज को हम कहते हैं टेट्राड, यानी टेट्रन स्टेज, यानी जिसमें 4 बन रहे हैं। फिर ऑक्टेंट स्टेज आते हैं। तो यहाँ पे 4 सेल प्रो इम्ब्रो, इसे हम क्या कहेंगे, 4 सेल प्रो इम्ब्रियो, 4 सेल प्रो इम्ब्रियो, 4 सेल प्रो। अब उसके बाद ये है डायग्राम को आप नंबरिंग करो, ए एंड दिस इज बी सी डी एंड दिस फिगर इज ई। अब एफ को मैं यहां पे बनाता हूं। अब देखो पहले कितने सेल बने थे, 4, 1 2 3 4 थे। अब इस 4 में फिर से ट्रांसफर डिवीजन हुई, 4 के कितना बनेंगे, 4 का बन गया 8। 4 सेल का फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो 4 का कितना बना, 8, 1 2 3 4। फिर इसके बाद और 8 का और माइटोटिक डिवीजन होते हैं, क्या बनते हैं, 16 बनते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। क्या कहेंगे इसको, ग्लोबुलर अब इस स्टेज को देखो, यहाँ पे बिल्कुल ये एम्ब्रियो आते ग्लोब्यूल शेप हुआ, ग्लोब्यूल शेप में चेंज हुआ, इसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो। ये वाला स्टेज तैयार हो गया, ये वाला जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज प्रो एम्ब्रियो। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे। सबसे पहले एम्ब्रियो का शेप क्या बनते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको देखो 4 सेल प्रो एम्ब्रियो, फिर 8 सेल की, जब पूरी तरह से राउंड शेप बन जाते हैं उससे हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर। अब उसके बाद वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो फर्दर चेंज हो जाते हैं, फिर क्या बनते हैं, एक हार्ट शेप एम्ब्रियो, बिल्कुल हार्ट शेप जैसी।
दिस इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप। फिर एम्ब्रियो इस शेप का बन जाते हैं। अब उसके बाद पूरा धीरे धीरे जब डेवलप होते जाते हैं, अब उसका कोटलीडॉन बनना शुरू हो जाते हैं। देखो अब ये वाला एम्ब्रियो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम कहते हैं कॉर्डिनरी एम्ब्रियो। अब फाइनल एम्ब्रियो का शेप हम बनाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब फिर से एक बार देखो, सबसे पहले जाइगोट में पहला माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 सेल एम्ब्रियो बने, यानी इस 2 सेल एम्ब्रियो में एक सेल को हम कहते हैं बेसल सेल जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होती है, दूसरा सेल जो चालाजल साइड की तरफ होते हैं उससे हम कहते हैं टर्मिनल सेल। अब पूरा एम्ब्रियो का जो सस्पेंशन है वो बनते हैं बेसल सेल से और कंप्लीट एम्ब्रियो बनते हैं टर्मिनल सेल से। याद रखो, अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई एम्ब्रियो कौन से सेल से डिराइव किया, बेसल सेल की टर्मिनल सेल, तो टर्मिनल सेल से, बेसल सेल से ये सस्पेंशन तैयार होती है। अब इस सस्पेंशन का काम क्या है वो आगे की डायग्राम में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद बेसल सेल में पहला डिवीजन होते हैं, सारे डिवीजन ट्रांसफर, 2 सेल बने, फिर 2 से 4, 4 से 8, तो ज़्यादातर कॉमन केस में यानी सस्पेंशन सेल की क्वांटिटी 6 to 10 होती है, 6 to 10। और इस सस्पेंशन के लास्ट जो सेल होते हैं वो थोड़ा इलोंगेटेड हो जाते हैं, साइज इंक्रीज इनलार्ज हो जाते हैं, और वो हिस्टोरियम का काम, हिस्टोरियम मीन्स अब वो सेल दूसरे अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग टिश्यू से नरिशमेंट डिराइव करने का काम करते हैं। अब यहाँ सस्पेंशन की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, अब बारी है टर्मिनल सेल की। तो टर्मिनल सेल डिवाइड हो गए, पहले ट्रांसफर डिवीजन हुआ 2, फिर इसके बाद उसमें ट्रांसफर के बाद वर्टिकल यानी एंटीक्लिनल डिवीजन हुई, फिर 4 बने, फिर उसके बाद और पेरिक्लिनल मीन्स ट्रांसफर डिवीजन हो गई, 4 का 8 बने, 8 का, तो इसी तरह से यानी ये एम्ब्रियो डेवलप तैयार होते हैं। पहला शेप बनते हैं एक सर्कुलर शेप की एम्ब्रियो, इस सर्कुलर शेप की एम्ब्रियो को हम कहते हैं, सर्कुलर शेप एम्ब्रियो को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। उसके बाद वो एम्ब्रियो धीरे नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एक हार्ट शेप में, तो इसे हम कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप के बाद वो एम्ब्रियो जब फुली मैच्योर होते हैं इस शेप का बन हो जाते हैं, तो वहाँ क्लियर कर उसके रेडिकल्स, पिलिम्यूल्स यानी सेंट्रल एक्सिस सब नजर आते हैं, ठीक है। अब देखो उससे आगे की डेवलपमेंट, और इसको छोटा करूंगा, इनको नोट करने करो। अभी जो मैंने इससे पहले डायग्राम दिखा था एनसीबी यानी पहले जो मैंने डायग्राम दिखा था सीबीएसई में, वो क्वेश्चन डायरेक्ट डायग्राम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो ये फुली डेवलप एम्ब्रियो, फुली डेवलप। अब इस फुली डेवलप एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊंगा। जब एम्ब्रियो फुली डेवलप होते हैं तो इधर देखो इसके कोटलीडन, क्योंकि ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो के कितने होते हैं, 2 कोटलीडॉन्स होते हैं, 2 कोटिलीडॉन्स। अब यहाँ देखो एक चीज निकली है, इसे कहते हैं पिलिम्यूल। अब उसके बाद इसका मेन एक्सिस, अब चलो वो आगे भी जाएगा तो चलेगा, ठीक है। ये है एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, एक मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, एक मैच्योर, दिस इज द फिगर यानी मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। अब इस मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो में देखो यहाँ आपको 2 आर्म जैसे नजर आ रहे हैं, इन 2 आर्म्स को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कोटिलीडॉन। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं कोटिलीडॉन, ये और ये
दिस इज कोटिलीडॉन। कोटिली इसीलिए कहते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं। कोटिलीडॉन क्या है? एक फ्लैशी स्ट्रक्चर विच हैज स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल, यानी एक फ्लैशी पल्पी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहते हैं। जब सीड को हम सो करते हैं तो पहले इनिशियल स्टेज में उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देते हैं? यही कोटिलीडॉन। यही कोटिलीडॉन को रिजर्व एनर्जी इसमें स्टोर होते हैं। और अक्सर ये कारण है जो भी डाइकॉट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं होती है। तो एंडोस्पर्म नहीं होते, इनिशियल स्टेज में सीड को जर्मिनेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहाँ से सप्लाई होते हैं, इन कोटिलीडॉन में स्टोर रहते हैं। इन कोटिलीडॉन में तो डाइकॉट का कोटिलीडॉन फ्लैशी और पल्पी होते हैं और उनमें एक्सेस रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। जर्मिनेशन के दौरान वही फूड यूज होते हैं सीड की जर्मिनेशन के लिए। लेकिन जो मोनोकॉट होती है उनमें सिर्फ सिंगल कोटिलीडॉन होते हैं और कोटिलीडॉन में कोई फूड रिजर्व नहीं होते हैं। तो जर्मिनेशन के लिए जब उनको एनर्जी के उनमें एनर्जी स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। इसीलिए तो मोनोकॉट की ज़्यादातर सीड को हम अल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और डाइकॉट की सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म की ज़रूरत नहीं है। सीड की जर्मिनेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इन कोटिलीडॉन में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। तो ये इस दो, इसको क्या कहते हैं? इनको कोटिलीडॉन कहते हैं। अब देखो यहाँ अच्छे से ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम कहते हैं पिलीम्यूल, इस हिस्से को हम कहते हैं पिलीम्यूल। इसी पिलीम्यूल को हम एम्ब्रियोनिक लीफ या एम्ब्रियोनिक स्टेम कहते हैं, क्योंकि आगे जाके इसी पिलीम्यूल से शूट निकलते हैं, ऊपर की तरफ शूट निकलते हैं। तो शूट निकलने की जगह क्या है? पिलीम्यूल। पिलीम्यूल इज द एक्चुअल, यानी क्या है? देखो पिलीम्यूल एम्ब्रियोनिक शूट है, एम्ब्रियोनिक लीफ है, एम्ब्रियोनिक शूट है। इसी पिलीम्यूल से आगे जाके शूट निकलते हैं, लीफ निकलते हैं। अब उसके बाद दूसरा इधर देखो, अब यहाँ से कोटिलीडॉन निकल रहे हैं, यहाँ से कोटिलीडॉन, यहाँ इस लेवल से कोटिलीडॉन नीचे की तरफ आए, तो यहाँ पे कोटिलीडॉन से ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे क्या? इपिकोटाइल। क्या कहेंगे इस हिस्से को? इपिकोटाइल। इपिकोटाइल, इपिकोटाइल, EPICOTYL। इपिकोटाइल मीन्स द रीजन अबव द लेवल ऑफ कोटिलीडॉन। कोटिलीडॉन की लेवल से ऊपर वाले हिस्से को, यहाँ पे कोटिलीडॉन है, इस कोटिलीडॉन से ऊपर वाले इस हिस्से को हम कहते हैं इपिकोटाइल। और इस कोटिलीडॉन की लेवल से जो नीचे है, कोटिलीडॉन के लेवल से जो नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। सिलेंड्रिकल एरिया, ये है मेन एक्सिस। देखो ये है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस मैंने जहाँ पे एम्ब्रियो की वजन बहुत ज़्यादा हो, मेन एम्ब्रियो का पार्ट, ये सेंट्रल एक्सिस है। अब इस सेंट्रल एक्सिस से जो यहाँ दो ये निकल रहे हैं, इसे हम कहते हैं कोटिलीडॉन। अब जहाँ ये कोटिलीडॉन निकली, ये वाला, इसे कहते हैं पिलीम्यूल। और आगे जाके इसी पिलीम्यूल से एम्ब्रियोनिक लीफ, फिर आगे जाके शूट निकलते हैं। और इस लेवल से, कौन से लेवल से? जहाँ कोटिलीडॉन नीचे की तरफ है, इस कोटिलीडॉन के लेवल से ऊपर वाले हिस्से को इपिकोटाइल और कोटिलीडॉन के लेवल से नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल की एंड पे क्या होते हैं? रेडिकल होते हैं। हाइपोकोटाइल की एंड पे रेडिकल, इधर लिखते हैं, ठीक है? दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो। अब इस हाइपोकोटाइल के नीचे होते हैं रेडिकल, और रेडिकल को कवर किया होते हैं रूट कैप से। ये है रेडिकल, यानी रेडिकल से आगे क्या निकलते हैं? रेडिकल से निकलते हैं रूट एराइज होते हैं, और पिलीम्यूल से शूट एराइज होते हैं। आगे जाके इसी कोटिलीडॉन के रेडिकल से रूट निकलते हैं, और इसी रेडिकल के और इसी एम्ब्रियो के पिलीम्यूल से शूट निकलते हैं। तो रेडिकल को हम एम्ब्रियोनिक रूट कहते हैं, पिलीम्यूल को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक शूट। अब फिगर ABCDE, दिस इज FGH। अब पूरे A से लेके H तक लेवल करो फिगर A to H। A to H क्या है? डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ डाइकॉट, ये डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस है, इनको नोट डाउन करो। अब देखो लास्ट वाला हिस्सा, अब जब पूरी तरह से तैयार होते हैं तो कैसा दिखता है?
मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पूरा यूनिट को। अब देखो ये वाला रीजन कौन सा रीजन था, दिस रीजन, दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन, और ये वाला रीजन है कैलाजर। अब यहां आपको डिटेल में मैं दिखाऊंगी कि सस्पेंशन का क्या रोल है। देखो ये जो लास्ट सेल मैंने बताया था, जिस सेल को क्या कहते हैं हाई, इस सेल को आपने क्या कहा था, इस सेल को कहा था आपने हस्टोरियल सेल। ये हस्टोरियल सेल इर्द गिर्द की सराउंडिंग टिश्यूज से नरिशमेंट डिराइव करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं आपका कौन सा सेल, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल, ये है सस्पेंसर सेल, दिस इज द सस्पेंसर सेल। और सस्पेंसर सेल के बाद आपको ये कोटिलीडॉन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो अभी मैंने बताया था। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सस्पेंसर सेल इस एम्ब्रियो को पुश करके कहाँ देते हैं, इस एंडोस्पर्मिक टिश्यू के सेंटर पे, ताकि उसको अच्छे से नरिशमेंट मिले, अच्छे से नरिशमेंट मिले। अगर ये यहाँ होती तो इन सेल्स का नरिशमेंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये सस्पेंशन इस एम्ब्रियो को पुश करके कहाँ देते हैं, फुट लैडिन टिश्यू के सेंटर में दे देते हैं, इन द सेंटर ऑफ द एंडोस्पर्म, so that the embryo get full nourishment, sufficient nourishment। अगर इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान नरिशमेंट कम मिलेंगे तो ये एम्ब्रियो जो है, इस एम्ब्रियो की वजह से वो सीड क्या हो सकते हैं, नॉन वायबल रह सकते हैं। यानी सीड नॉन वायबल मीन्स द सीड इज नॉट कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, सीड में जर्मिनेशन की सलाहियत नहीं रहेगी। अब इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द कंप्लीट टिश्यू है, कौन से टिश्यू है, एंडोस्पर्म, जो कल हमने दिखाया था पूरा किस तरह से इसका फॉर्मेशन होते हैं। इसके इर्द गिर्द पूरा एंडोस्पर्म होते हैं। अब इधर देखो, इस सस्पेंशन ने इस
पूरी एम्ब्रियो को कहाँ पे भेज दिया, सेंट्रल पोजीशन पे भेज दिया एंडोस्पर्म के बीच में, ताकि उसको सफिशिएंट अमाउंट में एडिक्वेट क्वांटिटी में उसको नरिशमेंट मिले। दिस इज द सस्पेंशन और ये है एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन का रोल भी पता चला। तो सस्पेंशन क्या काम करते हैं, सस्पेंशन pushes the embryo deep into the center of the endosperm so that they get adequate amount of nourishment. Suspension pushes the embryo deep into the foot laden nutritive tissue. Endosperm, so that they get adequate नरिशमेंट। अगर डेवलपमेंट के दौरान इस एम्ब्रियो को माल न्यूट्रिशन हो जाती है, नरिशमेंट कम मिलते हैं, उस वजह से वो एम्ब्रियो नॉन वाइबल, जब नॉन वाइबल होंगे, जब उस सीड को जिसमें एक माल न्यूट्रेटेड एम्ब्रियो हो उसको अगर आप सो करोगे सॉइल में, तो उसकी वजह से इसमें एम्ब्रियो फुली डेवलप ना होने की वजह से जर्मिनेट नहीं होते हैं। आपने इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखे होंगे जिनका सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, तो उनमें कारण ये रहता होगा, एक कारण कि डेवलपमेंट के दौरान उसके एम्ब्रियो को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला होगा, कारण ये भी हो सकता है। तो ये भी अगर आप एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करते हो तो उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि क्या कारण हो सकता है, कौन सी बॉटलनेक इफेक्ट हो सकता है कि ये सिर्फ जर्मिनेट क्यों नहीं हो रहे हैं, इसमें डॉर्मेंसी का इशू है या एम्ब्रियो फुली डेवलप ना हुआ हो इसका इशू है या कुछ और कारण है। तो दिस इज द ओवरऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होते हैं इसका पूरा स्टेजेस मैंने दिखाया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन मोनोकॉट। वो तो कुछ हद तक से में थोड़ी बहुत डिफरेंस है और अल्टीमेटली एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, उस पर हम फोकस करते हैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। तो ये नोट करो। देखो अक्सर सीबीएसई में यही डायग्राम देख के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब देखो कुछ हद तक डेवलपमेंटल स्टेज सेम है, थोड़ी बहुत डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो ये है मोनोकॉट का एम्ब्रियो। अब इस मोनोकॉट की एम्ब्रियो में सिर्फ आपको एक ही कोटिलिडॉन देखने को मिलेंगे, ये है, यानी ये एक फाइबरस कोटिलिडॉन है जिसमें बिल्कुल ना के बराबर फूड स्टर होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होते हैं, फ्लैशी नहीं होते इसमें। अब ये एक्चुअली तो ये है, देखो कोटिलिडॉन ये है, मगर ये कोटिलिडॉन एक मेम्ब्रेनस शीट के अंदर प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट में हर चीज़ के इर्द गिर्द एक अनडिफ्रेंशिएटेड एक मेम्ब्रेनस टिश्यू होते हैं जो कोटिलिडॉन के साथ या रेडिकल के साथ या पिलीम्यूल के साथ पूरी तरह से अटैच होते हैं, अनडिफ्रेंशिएट, उसको हम अलग नहीं कर पाते, इसलिए इनमें हम कोटिलिडॉन नहीं कहते हैं। मोनोकॉट में हम रेडिकल को रेडिकल नहीं कहते हैं, मोनोकॉट में पिलीम्यूल को हम पिलीम्यूल नहीं कहते, इसमें कुछ और टर्म यूज होती है, ठीक है। अब इनमें सिर्फ एक ही कोटिलिडॉन है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर ये ऊपर वाला हिस्सा ये है कोटिलिडॉन। दिस कोटिलिडॉन इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेनस शीट और इनकी कोटिलिडॉन को हम कहते हैं स्क्यूटुलम। क्या कहते हैं? स्क्यूटुलम। इन मोनोकॉट present single cotyledon,
यानी मोनोकॉट में एम्ब्रियो के अंदर एक ही कोटिलीडॉन होती है, सिंगल कोटिलीडॉन होती है, वहां पे दो कोटिलीडॉन नहीं होते, सिर्फ एक ही कोटिलीडॉन, और वो कोटिलीडॉन भी एक मेम्ब्रेनस शीट के अंदर this cotyledon is surrounded by undifferentiated this cotyledon is surrounded by undifferentiated sheath, therefore the cotyledon is called sacuculum। यहाँ पे कोटिलीडॉन हम नहीं कहेंगे, मोनोकॉट में कोटिलीडॉन के बदले क्या यूज होते हैं, कोटिलीडॉन के बदले सेक्यूटुलम। अब मोनोकॉट में देखो शीट की वजह से इनमें कोटिलीडॉन को हम कोटिलीडॉन नहीं कहते हैं, कोटिलीडॉन को कहते हैं सेक्यूटुलम। याद रखो इसमें यहाँ यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मोनोकॉट में कोटिलीडॉन के बदले कौन सी वर्ड यूज हुआ है, सेक्यूटुलम। अब उसके बाद देखो ये है कोटिलीडॉन। अब इस कोटिलीडॉन की लेवल से जो ऊपर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इपिकोटाइल। अब यहाँ ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है प्लूम्यूल, लेकिन ये प्लूम्यूल ये है प्लूम्यूल ये प्लूम्यूल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये प्लूम्यूल भी एक मेम्ब्रेनस शीट, इसको भी बाहर से एक शीट की कवरिंग है, और वो प्लूम्यूल और शीट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैक्टली बाउंड होते हैं। इसलिए इनमें प्लूम्यूल की जगह पे हम यूज करते हैं कोलेप्टाइल। तो कोलेप्टाइल किसकी अल्टरनेटिव है, मोनोकॉट में प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय थिन अनडिफरेंशिएटेड शीट। इनमें भी प्लूम्यूल एक अनडिफरेंशिएटेड शीट के साथ कवर किया है। प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय थिन अनडिफरेंशिएटेड शीट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड। तो उनमें प्लूम्यूल की जगह हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, कोलेप्टाइल। याद रखो मोनोकॉट में प्लूम्यूल की जगह कौन सा टर्म यूज किया है, मोनोकॉट में प्लूम्यूल के बदले यानी कोलेप्टाइल। क्यों, क्योंकि प्लूम्यूल वहां सेपरेट नहीं है, प्लूम्यूल एक मेम्ब्रेनस शीट के साथ जुड़ी हुई है, उसके इर्द गिर्द एक शीट की कवरिंग है। देखो ये शीट की कवरिंग, ये शीट, इस शीट की कवरिंग की वजह से इसको हम प्लूम्यूल नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोलेप्टाइल। अब उसके बाद ये है रेडिकल। अब ये रेडिकल के इर्द गिर्द भी, इस रेडिकल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेनस शीट है, इस रेडिकल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेनस शीट है। इसलिए देखो ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडिकल, लेकिन ये रेडिकल आप देख सकते हो यहाँ से इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी मेम्ब्रेनस शीट है। अब इस रेडिकल के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेनस शीट है, इसलिए इसके रेडिकल को हम कहते हैं कोलेराइजा। और ये रूट कैप है, रूट कैप का फंक्शन क्या है, रूट कैप जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से बचत इनको, यानी इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनको प्रोटेक्ट द रूट। अब इसी तरह रेडिकल, ये भी रेडिकल इज कवर्ड थिन मेम्ब्रेनस शीट। रेडिकल भी एक मेम्ब्रेनस शीट में कवर होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कोलेराइजा। इसलिए इनके हम रेडिकल को क्या कहेंगे, कोलेराइजा। तो याद रखो मोनोकॉट में। अब मैं एक नटशेल में एक चीज छोटा प्रिसाइज करके दे देता हूं ताकि आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने में आसानी हो। मोनोकॉट में एम्ब्रियो की टर्म, अल्टरनेटिव टर्म फॉर एम्ब्रियो पार्ट। एम्ब्रियो मोनोकॉट में अल्टरनेटिव टर्म किन के लिए, एम्ब्रियो की पार्ट्स के लिए। सबसे पहला जहां कोटी डाइकॉट में हम कोटिलीडॉन कहते हैं, लेकिन मोनोकॉट में हम कोटिलीडॉन के बदले क्या यूज करते हैं, कोटिलीडॉन के बदले हम यूज करते हैं
स्पिक्यूलम, उसके बाद हम रेडिकल के बदले हम यूज करते हैं कोलोराइजा, उसके बाद प्लीम्यूल के बदले हम यूज करते हैं कोलोटाइल, यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ मानोकॉर्ड की एम्ब्रियो और मैं एक अच्छे डायग्राम से समझाता हूँ। देखो मानोकॉर्ड की एम्ब्रियो को पूरे सीड के अंदर डाल के क्या होते हैं इसके अंदर, ये आप जानने की कोशिश करो। अब मैं एक मक्के का सीड बनाऊंगी, ये है एक मेज सीड। इस मेज सीड के सेंट्रल रीजन पे आप देखो यहाँ से एक पार्टीशन, अब उसके इर्द गिर्द आप साइड से देखो, साइड से देखो, साइड से देखो, साइड से देखो, ये एक मेज का सीड है। इस सीड्स के इर्द गिर्द देखो बाहर से एक लेयर बनाया, इस लेयर को हम कहते हैं एलियरोन लेयर। इस एलियरोन लेयर में जो है खासकर क्या होते हैं, प्रोटीनीशियस, यानी प्रोटीन का लेयर है। अब इसको हम कहते हैं प्रोटीनीशियस इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म ही है प्रोटीनीशियस। अब इस सेंट्रल रीजन में जो टिश्यू होते हैं उसमें रिच इन स्टार्च, बाहर से जो लेयर बना है तो दैट लेयर इज रिच इन प्रोटीन एंड द इनर टिश्यू इज रिच इन स्टार्च, इसलिए इस टिश्यू को हम कहते हैं स्टार्ची इंडोस्पर्म, स्टार्ची इंडोस्पर्म। अब यहाँ पे पूरे एम्ब्रियो को एक साइड लाइन किया है, साइड में रखा है। अब देखो यहाँ है एम्ब्रियो की लोकेशन, एम्ब्रियो एक साइड में, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है, ये छोटा हो गया है। ये है एम्ब्रियो, ये क्या है, एम्ब्रियो है। देखो एक साइड में पूरे का पूरा सीड के इर्द गिर्द, यानी एंडोस्पर्म की टिश्यू ज्यादा है। एंडोस्पर्म के बाहर से जो एक लेयर है उस लेयर को हम कहते हैं एलियरोन लेयर। एलियरोन लेयर में प्रोटीन रिच होते हैं और सेंटर में जो टिश्यू होते हैं वो स्टार्ची इंडोस्पर्म। इसलिए इन मोनोकॉर्ड की कोटलीडॉन में रिजर्व फूड नहीं होते हैं, तो जर्मिनेशन के वक्त इनको फूड कौन प्रोवाइड करते हैं, इनको फूड प्रोवाइड करते हैं यही इंडोस्पर्म, स्टार्ची इंडोस्पर्म। और इन मोनोकॉट food is not stored in the cotyledon. During germination they derive food from the endosperm. During germination they derive food from endosperm. इसीलिए मोनोकॉट जैसे कि राइस, वीट, मेज, इनकी सीड्स में इंडोस्पर्म होते हैं, इसलिए इनकी सीड को हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, बिकॉज एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इट इज द इंडोस्पर्म व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, वही एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होते हैं। अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचते हैं। इस चैप्टर में अभी हमें 2 टॉपिक और बचते हैं, सीड्स और फ्रूट डेवलपमेंट। सीड कैसे बनते हैं, फ्रूट कैसे बनते हैं, उसके बाद एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो 1, 2, 3 टॉपिक हैं, तो हमारा और 1, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो सकता है। तो इन्हीं 2 लेक्चर्स को भी मैं जल्द आप लोगों को पढ़ाऊँगा। बस आप लोगों को थोड़ा इस चैनल के बारे में अवेयर नहीं है, वो यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल ओपन करने के बाद हर एक चैप्टर की सेपरेट प्ले लिस्ट रहेंगे। आप लोग
पहले जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्ले लिस्ट खोलो, वहाँ पे मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के हिसाब से सॉर्टिंग में रखा है। तो आप लोगों को डाउट, एक लेक्चर पढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आराम से सीक्वेंस में अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको 100% समझ आएंगे, कोई डाउट नहीं रहेंगे। तो फिर भी किसी को कहीं कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई सीबीएसई का या जेके बोस का या नीट का या कहीं भी सीयूटी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, आप मुझे डीएम करो, मैसेज करो इंस्टा पे, टेलीग्राम में, तो उस क्वेश्चन को पुट करो, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूँगा। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक सेशन में रखूँगा, तो उस सेशन आप अच्छे से देखो, क्योंकि उस सेशन में मैं पूरी तरह से सीबीएसई के पिछले 4 या 3-5 सालों में कौन सा क्वेश्चन आया है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में, सीबीएसई में, जेके बोस में, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, अगर नहीं आया तो क्या कमी रही है, उसके टिप्स के बारे में मैं बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन and support. Hope subscribe this channel and recommend this channel to your friends, colleagues and your sisters, brothers, so that they also take benefit from the channel. So इस चैनल में मैं कोई भी कंटेंट सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, कोई भी कंटेंट मैं मेंबरशिप बेस पे नहीं रखूँगा, फ्री रखूँगा। हर चीज़ जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही। थैंक यू सो मच।